हेलो एंड वेलकम टू द प्रिंट। मैं आज किसी ऐसे एक इंसान से बात कर रही हूँ जो, अगर आप नोएडा में रहते हैं तो आप ऑलरेडी उनको जानते हैं या उनका नाम जानते हैं, जो वो नोएडा अथॉरिटी की सीईओ है, रितु महेश्वरी। अगर आप फिल्मों में इंटरेस्टेड है तो कटियाबाज नाम की एक मूवी भी है जो एक्चुअली उनके ही एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस ऑफ वर्क के बारे में भी है और कानपुर के बारे में भी है। तो हम शुरुआत वहीं से करते हैं, उस मूवी से करते हैं, और फिर आपको पता चलेगा कि इस मूवी का और रितु जी का क्या कनेक्शन है। नमस्ते रितु जी। रितु जी बताइए कि आपने आईएएस मतलब ऑफिसर का रैंक ज्वाइन किया, फिर आप केस्को पे गए, और कानपुर का नोटोरियस एक्चुअली वो होता था, फेम होता था। मेरे दोस्त भी है जो बोलते थे कि हमारे यहाँ पार आती नहीं है, बस जाती है, जब आती है वो न्यूज़ होती है हमारे लिए। तो जब आपने ज्वाइन करा था, कहा जाता है कि बहुत लॉस पे चल रही थी केस्को, तो कहाँ से, मतलब हाउ डिड यू डिसाइड, व्हाट वाज द प्रोसेस कि आपने वो बिल्कुल चेंज किया इतने सालों में, जितने जहाँ जब तक आप वहाँ रहे, और ये पूरी फिर डॉक्यूमेंट्री बनी जिसमें लोगों को पता चला कि कैसे चोरी होती थी। तो आप थोड़ा उस बारे में बताइए प्लीज। जी, कानपुर में मैं 2011 में एमडी केस्को रही हूँ। और जैसा आपने ठीक बताया, कानपुर में उस वक्त की और आज की सिचुएशन में, चाहे कानपुर हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब लगभग सभी एरियाज़ में 24 घंटे, शहरों में 24 घंटे बिजली सप्लाई है। लेकिन उस वक्त बहुत सारी दिक्कतें थी, और स्पेशली ऐसे शहरों में जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ डिमांड ज़्यादा थी। तो कानपुर भी ऐसा ही एक शहर था, और पावर कट्स बहुत ज़्यादा रहते थे। और सबसे बड़ी बात है, कानपुर का टिपिकल एक था कि वहाँ बिजली चोरी भी काफ़ी बड़े पैमाने पर होती थी, दोनों तरीके की। मतलब बड़ी बिजली चोरी भी, एंड छोटी, जो छोटे छोटे घरों में भी होती थी। जो छोटे घरों वाली चोरी थी, उसमें कटिया डाल के चोरी करने का एक वहाँ पे बड़ा कॉन्सेप्ट था। और आम देखा जाता था कि बहुत सारे कुछ कुछ मोहल्लों में ऐसे लाइन से लाइन तक लोगों ने हिस्से बांटे हुए थे। तो एक तो हमारा नॉर्मल पावर डिपार्टमेंट था, जिनके जेईस थे या जिनके लाइनमैन थे, और उनकी बीट थी। एक ऐसी प्राइवेट बीट थी कि ये इलाका मेरा है और ये उसका है, जिसमें वो इस तरह से कटिया डाल के उसमें बिजली का कनेक्शन इधर से उधर देते थे। तो वो मतलब मजबूरी भी थी, और एक वो जुगाड़ भी था जिसकी वजह से ये चल रहा था। और दूसरा, इंडस्ट्रियल कनेक्शंस में भी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, बहुत हाई कंजम्पशन है, उसमें भी बड़े मैकेनाइज तरीके से रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चोरी होती थी। तो वो एक अपने आप में बड़ी चुनौती थी। और स्पेशली उस वक्त जो कानपुर की पोजीशन थी, वो हाई एटीएनसी लॉसेस जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बहुत हाई थे। और प्राइवेटाइजेशन का उस वक्त ये चल रहा था कि इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, ताकि लॉसेस से उसको उबारा जाए और जो एफिशिएंसी है वो लाई जाए। लेकिन समहाउ वहाँ का छोटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी, वहाँ का स्टाफ, वहाँ के ऑफिसर्स बहुत रेजिस्टेंट थे कि नहीं, हम ये नहीं करना चाह रहे। तो मैंने ज्वाइन किया और ये सब चीज़ें देखी। बाय फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हूँ, तो थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग इन चीज़ों की प्राइमा फेसी थी। लेकिन ये लगा कि छोटी कॉरपोरेशन है, और ऐसा कॉन्टेक्स्ट था कि लोग भी चाह रहे थे, हाँ, कि कुछ इसको चेंज किया जाए। तो कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए, जिसमें एक तरफ तो पावर सप्लाई पे भी इम्पैक्ट आया। डेफिनेटली वो सप्लाई वाले जो इनिशिएटिव्स थे, वो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे 24/7 पावर फॉर ऑल जो बाद में लॉन्च हुआ, उससे बहुत फ़र्क पड़ा। बट एट द सेम टाइम जो अवेलेबल सप्लाई थी, उसको बेहतर करने के लिए और उसकी चोरी रोकने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए। बिजली चोरी को रोकने के लिए मॉर्निंग रेड्स हम लोगों ने शुरू की, और जब मतलब पता ही नहीं होता था कि क्योंकि मैक्सिमम जो कटिया लगती थी वो रात में ही लगती थी जी। वो रात में पावर सप्लाई यूज़ करते थे लोग, और सुबह मतलब ताकि पंखा वंखा कम से कम चल जाए। तो अर्ली मॉर्निंग रेड्स में सब पकड़े जाने लगे। सेंसिटिव एरियाज़ बहुत हैं कानपुर में, उनमें हम लोगों की अपनी फोर्स भी कुछ रहती थी, उसको लेके लगातार रेड्स हुए। एक तो इन्फोर्समेंट बहुत हुआ, दूसरा सबसे बड़ी बात थी, वो ज़माना तब ऐसा था जब मैकेनिकल मीटर्स थे, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स
पूरी तरह से लगना नहीं शुरू हुए थे, तो हम लोगों ने एक मैसिव कैंपेन चला के सिटी के सारे मीटर्स चेंज किए। 1 साल की अवधि के अंदर लगभग हम लोगों ने 1.5 लाख इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स वहाँ पे लगाए। तो वो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव मेजर था, जिससे हम लोग जो सप्लाई जा रही थी उसको साइंटिफिकली मॉनिटर कर पाए। जो बड़े कनेक्शंस थे उसमें हमने AMR टाइप के मीटर्स लगाने शुरू किए, कुछ प्रीपेड मीटर्स भी लाए, देन ABC केबल्स। तो एक तरफ हमने मीटर्स चेंज किए, सिस्टम स्ट्रेंथनिंग मेजर्स लाए पूरे नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने के लिए, और तीसरा बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चला। इसमें कई जगह देन जो कलेक्शन मैकेनिज्म था बिल का उसको स्ट्रेंथन किया। पहले से वो काफ़ी हद तक ऑनलाइन था, उसको और बेहतर तरीके से, जो काफ़ी कनेक्शंस थे जिन तक बिल ही नहीं जाता था उसको 100% कराया। तो ऐसे छोटे और बड़े इनिशिएटिव्स लिए जिसकी वजह से जो लॉसेस अराउंड 28-29% रहते थे वो धीरे धीरे करके, जो हम लोग का एक मॉडल माना जाता था कि 14-15% लॉसेस लेके आइए, उस तक पहुँचे और अब उससे कम पहुँच चुके हैं। तो जो एक लॉस मेकिंग कॉरपोरेशन थी वो अब प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। वो अपने ही दम पे, अपने ही रिसोर्सेज से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाई। प्राइवेट सेक्टर नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में ही ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और पूरी टीम की इन्वॉल्वमेंट से और एक सिस्टमैटिक अप्रोच से काम करने को, उसमें सबने मिलके काम किया तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि एक कल्चर चेंज हुआ। अभी भी चोरी होती होगी, डेफिनेटली होती है, लेकिन वो चैलेंज हुआ जो वो पुराना सिस्टम था। और जब लोगों को भी बिजली आसानी से मिलने भी लगी, ईज ऑफ पेमेंट भी हो गया, ईज ऑफ कनेक्शन भी हो गया, और एक साइंटिफिक मॉनिटरिंग हो गई, तो एक डर भी आ गया कि हाँ मीटर है उसको आप प्लग नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, ऑनलाइन दिख रहा है कि उस मीटर पे क्या हो रहा है, क्या रीडिंग आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें आई जिससे ये पूरी पावर सेक्टर जो कानपुर का था वो ट्रांसफॉर्म हुआ। एंड मीनवाइल ड्यूरिंग दैट टाइम एक जो ये डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए एक एजेंसी ने हम लोगों से कांटेक्ट किया। दे वांटेड टू कवर कि वहाँ के पावर सेक्टर की क्या सिचुएशन है यूपी का, एंड स्पेशली दे वांटेड टू कवर कानपुर, क्योंकि कानपुर में सप्लाई भी सबसे ज़्यादा थी एंड लॉसेस भी ज़्यादा थे। But during that phase of shooting itself, they themselves saw the transformation happening on ground. Right. So that is how it happened. तो डू यू थिंक जब आप यहाँ आई नोएडा तो क्या रहा आपका माइंडसेट, क्योंकि कानपुर होली एक डिफरेंट सिटी है यूपी का। जी। ऑफन नोएडा को मैनचेस्टर कहा जाता है एक्चुअली उत्तर प्रदेश का, दिल्ली से पास है, डेवलपिंग सिटी है, HCL से लेके सब कुछ से शुरू हुआ। एंड सो व्हाट वाज योर माइंडसेट, बिकॉज यू डन समथिंग, आपने वहाँ किया एक टाइप का काम जैसे आपने बोला सबसे मिलके। जी जी। सो क्या अप्रोच आप लेके आई थी? कुछ ऐसा हुआ जिसमें आप सोचे कि मतलब प्रोज एंड कॉन्स हर कोई सोचता ही है नई जगह जाते तो, राइट। क्या कुछ ऐसा है जो आपके हिसाब से हाँ बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने सोचा, या कुछ ऐसा था कि बिल्कुल ऑपोजिट हो जो आपने सोचा हो? सो कानपुर वाज लॉन्ग बैक, एंड यहाँ पे मुझे आई थिंक एंड ऑफ 2019 में मैंने ज्वाइन किया। एंड नोएडा अथॉरिटी इज़, आई वुड से, उससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग जगह है नोएडा। और यहाँ का इंटरेस्टिंग और अच्छा एस्पेक्ट ये है कि यहाँ पे इट इज़ अ इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। राइट। और नोएडा शहर में अथॉरिटी या म्यूनिसिपल फंक्शंस नोएडा अथॉरिटी देखती है, तो पूरा सिटी का इनिशियल डेवलपमेंट, लैंड का डेवलपमेंट, लैंड की प्लानिंग, then selling, and then development of the city, and then maintenance of civic functions, वो सारा नोएडा अथॉरिटी करता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है। एंड ये शहर जब बसाया गया, इट वाज बेसिकली यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए 76 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। डेफिनेटली नोएडा इज़ द फेस ऑफ यूपी, इट हैज़ बीन द फेस ऑफ यूपी, एंड इट इज़ स्टिल अ वेरी गुड फेस ऑफ यूपी। यूपी का सबसे डेवलप्ड शहर है, और एनसीआर में सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगी ये शहर है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़, आईटी सेक्टर, अब बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे बड़े यूनिट्स इस्टेब्लिश्ड हैं, और अब तो बहुत सारी एमएनसीज़ भी आ रही हैं। आइकिया जैसे बड़े ग्रुप यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहे हैं। लेकिन जैसा बड़ा मॉडल था वैसे ही यहाँ के चैलेंजेस बहुत बड़े रहे हैं, एंड आई वुड से मच मोर देन कानपुर, क्योंकि कानपुर एक छोटा शहर था, एक स्पेसिफिक चैलेंज सिर्फ बिजली का था। नोएडा के चैलेंजेस अलग तरीके के हैं। यहाँ पे पूरी शहर को सस्टेन करना है। अथॉरिटी एक मॉडल है जिसमें आप अथॉरिटी लैंड सेल करके डेवलप करती है, लेकिन कहीं ना कहीं म्यूनिसिपल एक्टिविटीज़
को आगे बैलेंस पे लाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि नोएडा पहले अथॉरिटी मोड में ज़्यादा काम करता था। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो मेंटेनेंस मोड है उसको कैसे सेटिंग किया जाए। तो कुछ हद तक हम लोग पहले इग्नोर करते रहे, जिसकी मतलब अक्सर बात भी होती थी कि नहीं, म्यूनसिपल सेवाओं पे ध्यान देना चाहिए। तो आई बिलीव वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, एंड आई कैन ऑल्सो से कि सबसे बड़ा अचीवमेंट भी वही रहा कि अब म्यूनसिपल सर्विसेज पहले से काफ़ी बेहतर हुई हैं। स्पेशली अगर हम पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन की बात करें तो अब हम लोग हर घर से कूड़ा उठाते हैं, हर इंडस्ट्रियल एरिया तक पहुंचते हैं, कूड़े को सेग्रीगेट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, बायो रेमिडिएट करते हैं अपनी साइट्स को। शहर में शायद आपने देखे हों, जगह जगह टॉयलेट्स हैं, लेडीज़ के लिए अलग पिंक टॉयलेट्स हैं, यूरिनल्स हैं, मिक्स्ड यूज़ वाले टॉयलेट्स हैं। देन हर जगह गाड़ी पहुंचने का टाइम फिक्स है, रोड्स की स्वीपिंग होती है, बड़ी रोड्स हैं, मैकेनिकल स्वीपिंग हम लोग करते हैं, डस्टबिन्स हैं, मार्केट्स को क्लीन कराते हैं। बट बिकॉज अथॉरिटी माइंडसेट में थी, तो उस अप्रोच से इसको इस अप्रोच में लाना एक बड़ा चैलेंज था, जो हम लोगों ने किया है। एंड अगर हम लोग इंडिकेटर्स की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन में अर्बन में सर्वेक्षण हर साल भारत सरकार कराती है। जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तो हम लोग 350th रैंक पे थे। लास्ट ईयर हम लोग 4th रैंक पे आ चुके थे अपनी कैटेगरी में। तो और एक कैटेगरी में हम लोग नंबर 1 भी थे, जो मध्यम साइज़ के जो शहर हैं उसमें। तो काफ़ी अचीवमेंट इसमें सैनिटेशन में हुआ। इसके अलावा सारी स्ट्रीट लाइट्स, नोएडा वुड बी द, आई डोंट नो, मे बी देयर आर मेनी मोर सिटीज़, लेकिन हम लोगों ने बड़े पैमाने पे जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको ऑलमोस्ट 1.5-2 साल पहले सभी को हमने एलईडी लाइट्स में 1.5 साल पहले कन्वर्ट कर दिया था। उससे ट्रेमेंडस सेविंग भी है, एंड यू नो एफिशिएंसी ऑफ लाइटिंग हैज़ ऑल्सो इज़ बीइंग एनहांस्ड। जो हमारे पुराने डंपिंग ग्राउंड्स थे, जब हम लोगों ने ये हेल्थ वाला और सैनिटेशन का काम शुरू किया, उनको हम लोगों ने पूरा क्लीन करके क्लियर किया, और इनफैक्ट अपने 2 डंपिंग ग्राउंड्स को हमने वेटलैंड में कन्वर्ट किया है। एक सेक्टर 54 में है, एक सेक्टर 94 या 91 में है। तो वो मतलब अब वहाँ पे रिचार्ज्ड वाटर जो है, एसटीपी का ट्रीटेड वाटर है, उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब दोनों टूरिस्ट स्पॉट्स बन गए हैं। तो दैट इज़ अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ हैपेंड। तो एनवायरनमेंट, लाइट्स, देन पब्लिक हेल्थ, इन चीज़ों पे काफ़ी फोकस किया है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था कि आप पब्लिक सर्विसेज को लोगों तक कैसे एफिशिएंटली एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ पहुंचाएं। तो काफ़ी शिकायतें रहती थी कि मतलब जो भी आपकी चाहे प्रॉपर्टी का आपको ट्रांसफ़र कराना है, मॉर्टगेज कराना है, नाम चेंज कराना है, डेथ म्यूटेशन कराना है, इन सब चीज़ों में ऑफिसेज़ के चक्कर बहुत लगाने पड़ते थे, हरासमेंट बहुत होता था। तो अब हमारी हर सर्विस ऑनलाइन है। इनफैक्ट हम लोगों ने मैंडेटरी कर दिया है कि बुलाना ही नहीं है एप्लीकेंट को। टाइमलाइंस फिक्स हो गए हैं, रेगुलर उस पर मॉनिटरिंग होती है, और अगर डिले होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है। तो इससे करप्शन भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आया है, एंड एफिशिएंसी हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड। तो जो पब्लिक इंटरफेस था सर्विसेज का, बिकॉज मेन यही है कि मेरी यहाँ पे अगर मैं रह रही हूँ तो मेरी कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, और वो नोएडा से ही खरीदी हुई है, तो उसका मुझे चाहे पैसा देना है या ट्रांसफ़र करना है, वो सीमलेस हो, उसको हैंडल किया गया। एंड एज अ सिटीज़न मुझे बिजली मिल रही है, मुझे मेरे आसपास कूड़ा उठ रहा है, मेरी लाइट्स ठीक से काम कर रही हैं, टॉयलेट्स हैं। सेकेंड एस्पेक्ट ये था। तो दोनों चीज़ों को मिलके मतलब प्रयास किया गया है कि उसको हम लोग कर पाएँ, एंड विद गवर्नमेंट सपोर्ट और पूरा डायरेक्शन ऊपर से मुख्यमंत्री जी का और गवर्नमेंट का बड़ा क्लियर रहता है कि वर्क हैज़ टू बी डन इन अ टाइम बाउंड मैनर एंड विद एफिशिएंसी। तो अंडर दैट विजन, अंडर देयर गाइडेंस, वी हैव बीन ट्राइंग कि ये सब हम लोग स्ट्रीमलाइन कर पाएँ। वन अनदर एस्पेक्ट ऑन विच वी हैव वर्कड इज कि मैंने शुरुआत भी उसी से की थी कि नोएडा इज़ अ सिटी विच रिप्रेजेंट्स द फेस ऑफ यूपी। तो अब इसको उस लेवल से ऊपर उठाना, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाना, दैट इज़ वॉट वी हैव बीन वर्किंग ऑन। पहले भी अच्छे इंडस्ट्रीज थे, बट आई मैंशनड IKEA, अब इधर माइक्रोसॉफ्ट, HCL, TCS, सैमसंग का सबसे बड़ा मोबाइल डिस्प्ले यूनिट यहाँ पे है। तो अब
वर्ल्ड के जो रिनाउंड नेम्स हैं दे आर देयर, लार्जेस्ट डेटा सेंटर्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड है. इनफैक्ट लास्ट 5-6 महीने में वी सी द मार्केट रेट्स, तो चाहे रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, प्राइजेज हैव ट्रिपल्ड, ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड इन एवरी सेगमेंट. तो it has become a favorable and a favorite investment destination for everyone. And now with the coming of new airport also at Right. Jewar, Noida International Airport, उसकी वजह से बहुत और भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है. कनेक्टिविटी बेटर हो गई है, मेट्रो से पूरा सिटी कवर्ड है, मेट्रो की एक्सटेंशन लगातार हम बना रहे हैं. तो आर अल्टीमेट मोटिव इज की ट्रांसपेरेंसी से काम किया जाए एंड सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज प्लस देयर मोबिलिटी, देयर इंफ्रास्ट्रक्चर वो अनपैरेलल बनाया जाए. ग्रीनरी का आई वुड ऑल्सो मैंशन, दो यू नो एनसीआर में पॉल्यूशन इज अ बिग headache and there are different reasons, environmental reasons, then traffic, construction. लेकिन फिर भी I can vouch for that कि जिस तरह की plantation, greenery यहाँ पे दिखती है, that is, you know, we take lot of efforts and this is one of the greenest city. It's a clean city, it is also one of the greenest city and it is increasingly becoming a destination where people want to come, stay and work also here. तो यहाँ से मतलब एक सवाल था, क्योंकि लाइक यू मेंशन्ड पहले ये होता था, आई ऑल्सो नो लाइक अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स नाउ हैव शिफ्टेड टू दिस सिटी एक्चुअली. पहले होता था कि कहीं और आप नहीं घर ले रहे हो इसलिए आप नोएडा में ले रहे हो, रेंट पे हो चाहे वो. Right. अब ये है कि आपकी फर्स्ट चॉइस हो गई है बहुत लोगों के लिए, बिकॉज ऑफ यू नो अफोर्डेबल हाउसिंग भी है, गेटेड Right. सोसाइटीज़ है, Right. लाइक आपने मेंशन किया. तो दो सवाल एक्चुअली इसमें. आपने बोला सिटीजन फ्रेंडली, सिटीजन सेंट्रिक सर्विस है, तो आई वांटेड टू आस्क हाउ मच ऑफ कंट्रीब्यूशन इज कम फ्रॉम द सिटीजन्स देमसेल्व्स, क्योंकि आरडब्ल्यूई यहाँ काफ़ी मॉनिटर्ड है, Right. काफ़ी रोबस्ट एक सर्विस है जितना मुझे पता चला है. Right. और दूसरा, क्योंकि आप मेट्रो के बारे में मेंशन कर रहे थे कि मेट्रो कनेक्टिविटी काफ़ी स्ट्रेट, दिल्ली से इनफैक्ट काफ़ी ईजी है. सो जो एक्वा लाइन है वो अगेन फंक्शनल हो गई है. तो मैं चाहती थी उसमें अगेन आई हैव ऑल्सो यू नो आई थिंक डन अ स्टोरी ऑन हाउ क्वे इंडिविजुअल्स आर ऑल्सो पुट इन, ताकि उनको भी इस सर्विस में नौकरी भी मिले. एंड देयर इज अ प्राइड स्टेशन जो अगेन एनसीआर में कहीं है नहीं. Right. तो मेट्रो का क्या आगे का वो है कि कनेक्टिविटी, क्योंकि अगेन जितना मुझे पता है कि देयर आर नो बसेज एज सच लाइक द वे लेट्स से देयर इज अ डीटीसी होल, ठीक है अब Right. थोड़ा कम हो गया है, बट देयर इज अ डीटीसी सर्विस राइट, जो शायद नोएडा में नहीं है अभी तक उतना रोबस्ट. तो कोई प्लान है कि ऐसा बस सर्विस हो? Right. And basically like how citizens have also been part of this change. So the entire, you know, change process has been for the citizens and definitely with the active support of citizens and especially RWs and AOAs. So Noida एक ऐसा शहर है जिसमें administration के अलावा associations, especially citizen associations, industry associations बहुत key role play करती हैं, क्योंकि लगभग यहाँ पे 200-250 हाई राइज सोसाइटीज़ हैं जिसमें हर सोसाइटी की अपनी एक एओए बनी हुई है. जी. गेटेड सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स में आरडब्ल्यू हैं. तो वी ट्राई एट ईच एंड एवरी लेवल की हम आरडब्ल्यू से कांस्टेंट इंटरेक्शन रखें. आरडब्ल्यू के माध्यम से जो सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोगों तक पहुँचती हैं ऑलमोस्ट, मतलब ऑन अ डेली बेसिस एंड ऑन अ वीकली बेसिस. जो हम लोग कोई ना कोई कैंपेन हमारा एक सफाईगिरी के नाम से चलता है, जिसमें एवरी सैटरडे एंड संडे टीम्स गांव में भी और सेक्टर्स में भी जाती हैं, रेजिडेंट्स के साथ घूमती हैं और पूरे सेक्टर या गांव की प्रॉब्लम्स देखती हैं उनके साथ ही, तो जिसमें आरडब्ल्यू लीड लेके कराती है. तो डेफिनेटली उनसे जो फीडबैक मिलता है उसको हम लोग करते हैं. दूसरा, जो सर्विसेज, जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं वो उसका कोई फ़ायदा भी हो रहा है नहीं हो रहा है, वो फीडबैक हमें आरडब्ल्यू देने का काम करती है. ऑन अ पैरेलल लाइन एओएस भी हाई राइज सोसाइटीज़ के इश्यूज़ हैं वो लगातार फ्लैग करती हैं. इनफैक्ट वेस्ट मैनेजमेंट में भी जो हमने मॉडल बनाए हैं उसमें डिसेंट्रलाइज भी किया है, जिसमें हम उनको 75% फंड करते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड कंपोस्ट मशीन लगाएं या बायोमिथेनाइजेशन प्लांट लगाएं और अपने सेक्टर का या 2-3 सेक्टर्स का मिला के कूड़ा अपने यहाँ कलेक्ट भी करें, उसको प्रोसेस भी करें. और कई जगह उसमें कंपोस्ट बनती है जो सेक्टर में ही यूज़ होती है, या कई जगह उससे गैस बन रही है जो स्कूल वूल में आसपास में यूज़ करते हैं. तो देयर इज़ अ वेरी पॉजिटिव इंटरेक्शन एट ईच एंड एवरी लेवल, बोथ इन द फॉर्म ऑफ कंप्लेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक एंड रेगुलर इंटरेक्शन, जैसे ये सफाईगिरी इनिशिएटिव. जी. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट यू रेज. सो मेट्रो का एक तो दिल्ली मेट्रो का यहाँ पे बड़ा नेटवर्क है, ब्लू लाइन, मेजेंटा लाइन और तीसरी एक और लाइन है.
चौथा नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यहाँ सेटअप हुई, जिसने अपनी एक्वा लाइन दिल्ली मेट्रो के थ्रू ही बनवाई, और अब उसका एक्सटेंशन लाइन भी हम लोग जल्दी बनाने जा रहे हैं, शुरू करने वाले हैं। एक बोटानिकल गार्डन से नई लाइन प्रपोज हो रही है। तो डेफिनेटली दिल्ली से नोएडा, नोएडा से ग्रेटर नोएडा, एंड अब दिल्ली से सीधा जेवर तक की कनेक्टिविटी, इन सभी पे गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रही है कि कनेक्टिविटी दे, एंड मतलब नोएडा, मतलब दिल्ली और एनसीआर की बेस्ट कनेक्टिविटी यहाँ हम लोग इस्टेब्लिश कर पाएँ। बसेस का जहाँ तक सवाल है, रोडवेज़ की बसेस यहाँ पे अच्छी सर्विसेज हैं, चलती हैं। छोटी बसेस सिटी बस के नाम से हम लोग चला रहे थे, लेकिन समाव वो मॉडल वायबल नहीं था, उसमें काफ़ी नुकसान हो रहा था, एंड उसमें राइडरशिप भी नहीं आ रही थी। तो अब हम उसको मॉडिफाई करके मॉडल दोबारा बना रहे हैं, जिसमें बेसिकली जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, क्योंकि हमारे मेट्रो स्टेशन से रेजिडेंट्स जी जी के यूज़ तक की जो कनेक्टिविटी दे पाए, उस तरह की कनेक्टिविटी हम लोग देना चाह रहे हैं। जो पुरानी सर्विसेज थी वो थोड़ी हमारी मेट्रो से कॉम्पिटिटिव मोड में ज़्यादा हो जा रही थी, यूजेबिलिटी कम थी। तो वी आर लुकिंग एट स्मॉलर बसेज सो दैट दे कैन कैटर द इनसाइड एरियाज ऑफ द सिटी। सो उसको हम लोग निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। वी आर बिल्डिंग ऑन द डॉक्यूमेंट्स। तो वी आर सीइंग कि थोड़ा सस्टेनेबल मॉडल भी हो, जिसमें रेवेन्यू मतलब वीजीएफ भी कम से कम हो, एट द सेम टाइम लोगों के काम आए। हम लोग लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए हम लोग ई साइकिल्स की भी बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हैं, एंड इसमें थोड़ा हम लोग पीछे रह गए। दिल्ली में काफ़ी है, यहाँ भी काफ़ी बार बिड आउट हुआ, लेकिन समाव अभी तक फाइनल नहीं हो पाए। नाउ वी आर होपिंग कि जल्दी फाइनल हो जाएगा, तो दैट विल बी अनदर स्टेप फॉरवर्ड। मेट्रो एंड नोएडा में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सिटीज़न फ्रेंडली होने के साथ साथ कहीं अगर हम लोग सोशली सेंसिटिव होके भी लोगों तक पहुंच पाएँ, तो उसका हम लोग पूरा एफर्ट करते हैं। आपने अभी प्राइड स्टेशन की बात की, तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने एक स्टेशन पे 4 ट्रांसजेंडर्स को डिप्लॉय किया। 6 पीपल हैव बीन डिप्लॉयड, जिसमें कुछ लोग टिकट ऑपरेटर्स हैं, कुछ हाउसकीपिंग स्टाफ में हैं। अब ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गया। दे आर वर्किंग वेरी वेल एंड दे आर role models for everyone. And you know, it is not only about making them empowered, it is also making each and every one of us aware, क्योंकि जो एक prejudices होते हैं वो interaction के बाद काफ़ी फ़र्क पड़ता है, और बाकी लोगों को भी सीखने को मिलता है when they interact with them daily कि हाँ they are working better और equivalent to other people। तो हमने उसी कॉन्सेप्ट में ये प्राइड स्टेशन बनाया। वी हैव अ पिंक स्टेशन ऑल्सो, जहाँ सारा फीमेल स्टाफ है। मेट्रो में आई एम प्राउड टू से कि हमारा मैक्सिमम, मतलब आई वुड से ऑलमोस्ट 40-45% ऑफ आवर स्टाफ इज फीमेल्स, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो दैट इज़ समथिंग वी कैन प्राउडली से कि बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन है फीमेल की, एंड दे आर डिलीवरिंग इक्वली वेल। तो ट्रांसजेंडर्स को हमने इधर भी पब्लिक हेल्थ में अवेयरनेस में लगाया, ताकि यू नो वी कैन जस्ट रीच आउट थ्रू देम टू ईच एंड एवरी काइंड ऑफ पर्सन। रिसेंटली हम लोगों ने कुछ एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए वी ट्राइड, एंड वी हैव ओपनड, वी हैव गिवन देम स्पेस। दे हैव ओपनड अ वेरी गुड कैफे इन आवर स्टेडियम। नाउ दे आर about to open another cafe in stadium, and we are giving them a space in a park also. Okay. तो वी आर जस्ट ट्राइंग कि हम लोग केवल सिटी को इकोनॉमिकली सेंसिटिव और डेवलप ना बनाएं, सोशली सेंसिटिव, एंड यू नो समथिंग विच टेक्स एवरीवन, सम प्लेस विच टेक्स एवरीवन अलोंग, उस प्लेटफॉर्म पे भी खड़ा करें इसको। जी, आपने अपने स्टेशन की बात की। मैं एक्चुअली बोल जानना चाह रही थी कि नोएडा का जो कमिश्नरेट भी है वो काफ़ी रीसेंट है कंपेयर टू एवरीवेयर, और वहाँ पे काफ़ी फीमेल ऑफिसर्स हैं। तो मैं बस जानना चाह रही थी कि हैव यू लाइक व्हाट हैज़ बीन योर इंटरेक्शन विद देम लाइक, एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव, क्योंकि जब मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया, मुझे देखा जैसे गुड़गांव में फाइनली इस साल जाके देयर इज़ अ फीमेल कमिश्नर। इट डज नॉट हैव एज मेनी वुमेन, बट यू नो इट्स अ एक नया 1.5 साल भी नहीं हुआ है अभी, वहाँ पे यू ऑलरेडी हैव सच फीमेल ऑफिसर्स, यू आर द हेड ऑफ अ you know this big organization and a woman, Right. so do you have to say anything about that? So this is a very interesting and a positive development, and women, females are coming out more and more in each and every sphere of you know service, life, career, and यहाँ पे कमिश्नरेट में, as you rightly said, senior level पे there are a lot of women IPS officers who are there, and it is definitely a positive sign for the city also, because generally
मतलब आई कैन डेफिनेटली क्लेम एंड आई कैन डेफिनेटली से कि दे आर एज गुड और समटाइम्स इवन बेटर देन देयर मेल काउंटर पार्ट्स. एट द सेम टाइम जो चैलेंजेस मेल और फीमेल पॉपुलेशन के हैं कुछ कुछ डिफरेंट रहते हैं. तो जी. विद इंक्रीजिंगली लड़कियां बाहर ज़्यादा काम कर रही हैं, तो उनके जो चैलेंजेस हैं या जो क्राइम हैं फीमेल सेंट्रिक भी बहुत होते हैं. जी. तो उनको भी समझने में विद स्पेशली सिंस यू टॉक अबाउट कमिश्नरेट, सो उनको समझने में, उनको डील करने में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग और सेंसिटिविटी फीमेल ऑफिसर्स की प्राइमा फेसी रहती है. तो दैट इज़ अ एडिशनल एज फॉर द सिटी, क्योंकि नोएडा एक ऐसा शहर है जिसमें ज़्यादातर पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन है, चाहे लोअर क्लास है, चाहे मिडिल क्लास है, चाहे हायर क्लास है. तो उसमें सब लोग घर से बाहर निकलते हैं. तो इट शुड बी अ सेफ सिटी फॉर एवरीवन. सो दिस हैज़ बीन अ बिग बून फॉर द सिटी की यहाँ पे इतने ऑफिसर्स हैं. एंड नाउ इन एवरी सेगमेंट वी सी देम, यू नो, मेडिकल में थे, टीचिंग में थे, बट नाउ हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में बहुत सारी फीमेल ऑफिसर्स आ रही हैं एंड दे आर टॉपिंग द चार्ट्स, दे आर टॉपिंग द रैंक्स ऑल्सो. Thank you, Rishi. This has been a wonderful conversation थैंक यू with सो you. मच. थैंक यू.